Assalamu alaikum. I am Advocate Izzer Rizvi. I am a human rights lawyer. Today I am going to discuss about succession matters and national legal development in this area. I have divided my lecture into three parts. First of all, we will discuss about what is succession. That is the brief introduction about the succession and what procedure we need to follow at the time of the succession and under which law it is guaranteed. सेकेंड पार्ट हमारा है जो कि हम देखेंगे व्हाट आर द हर्डल्स विच यूजुअली लीगल हेयर फेस एट द टाइम ऑफ देयर सक्सेशन एट द टाइम ऑफ सक्सेशन. थर्ड पार्ट है हमारा कि what are the development in our legal system in order to overcome those challenges which usually legal heir face at the time of succession. Okay, now let's move towards our first part, which is what is succession. सक्सेशन है क्या? सक्सेशन जो है वो इज़ द इनहेरिटिंग ऑफ एन स्टेट. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये होता है कि व्हेन वन लीगल हेयर डाइज तो उसकी स्टेट ट्रांसफर और पासिस टू न्यू ओनर, और वो जो न्यू ओनर्स होते हैं प्रॉपर्टी के वो होते हैं आर द लीगल हेयर ऑफ दैट डिसीज पर्सन. और यही लीगल हेयर्स जो होते हैं जो कि न्यू ओनर होते हैं ऑफ द स्टेट वो होते हैं हमारे पास कंसीडर वो कहलाते हैं सक्सेसर्स. उसके बाद है कि लीगल सक्सेशन के अंदर हमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है एंड अंडर विच लॉ इट इज़ गारंटीड. तो जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है वो है हमारे पास प्रोवाइडेड अंडर सक्सेशन एक्ट 1925. इसके अंदर जो दो मेन चीज़ें हैं जो याद रखने की होती हैं वो है हमारे पास कि हमारे पास यूजुअली जब एक डिसीज्ड होता है पर्सन वो दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ छोड़ता है. पहली या तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी या वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी. जब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो हमें जो सर्टिफिकेट लेना होगा अंडर सक्सेशन एक्ट वो हमारे पास जो सर्टिफिकेट होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है विच इज़ the procedure to get such certificate, that is the letter of administration, is provided under section 278 of Succession Act 1925. दूसरा है हमारे पास जब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है और इसका प्रोसीजर जो है वो मौजूद है सेक्शन 372 ऑफ सक्सेशन एक्ट 1925. ठीक है, तो ये एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था कि सक्सेशन है क्या, किस लॉ के किस प्रोसीजर के तहत इसको डील किया जाता है. सेकेंड थिंग है हमारी कि व्हाट आर द हर्डल्स और चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स विच यूजुअली लीगल हेयर फेस एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन. सबसे पहली चीज़ जो हम लीगल हेयर्स को फेस करनी पड़ती है वो है एक टाइमली और लॉन्ग, कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो कि 1925 के एक्ट के लिहाज से उनको फॉलो करना पड़ता है. सेकेंड थिंग हमारे पास जो हमें फेस करनी पड़ती है यूजुअली कि वो होता है इलीगल ऑक्यूपेशन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज. ठीक है, डिसीज पर्सन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर या तो लीगल हेयर्स ही जो है इलीगली ऑक्यूपाई किए होते हैं और दूसरे जो लीगल हेयर्स होते हैं उनको डिप्राइव कर रहे होते हैं उनके उस राइट से. तीसरा है हमारे पास इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू फॉर्ज ट्रांसफ़र डीड्स. फॉर्ज ट्रांसफ़र डीड जैसे प्रोबेट हो जाती है, विल डीड जिसे हम कहते हैं, या गिफ्ट डीड हो गई. इस किस्म की डीड्स बनाते हुए जो कि फॉर्ज होती हैं उनके थ्रू इलीगल ट्रांसफ़र हो रहा होता है ऐसी डिसीज़ की प्रॉपर्टी का. चौथी चीज़ जो हमने देखी इस सिस्टम के अंदर वो ये देखी कि शेयर्स ऑफ ऑर्फन ग्रैंड चिल्ड्रन, जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके शेयर के लिए, उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन. ठीक है, उसके बाद है पांचवा हमारे पास कि डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ की जा रही होती हैं यूजुअली यूज बाय द पीपल इन ऑर्डर टू डिप्राइव विमेन फ्रॉम देयर लीगल राइट टू इनहेरिटेंस. और लास्ट थिंग जो हमारे पास है नॉन कोऑपरेटिव गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस. ये जो मेन हाइलाइट्स हैं वो असल में ये वो हर्डल्स या वो चैलेंजेस हैं जो आम तौर पर लीगल हेयर्स को फेस करनी पड़ती हैं. अब इन्हीं को लेते हुए हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी डेवलपमेंट हमारे लीगल सिस्टम में हुई इन चैलेंजेस को या इन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए.
ठीक है। इसके अंदर हम सिविल प्रोसीजर भी हमारा इन्वॉल्व होगा, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर भी इन्वॉल्व होता है, और तीसरा हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी शामिल होती हैं। ठीक है, ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो था कि हमारे पास ऐसा होता है कि एक लॉन्ग प्रोसीजर होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं, कॉस्टली प्रोसीजर होते हैं, लॉयर्स की फ़ीस है, कोर्ट की फ़ीस है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचने के लिए हमारे दो एरियाज़ हमारे जो है पाकिस्तान के, जहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई और वो आए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये एक इस्लामाबाद में आया है जो कि 2020 में, और दूसरा सिंध में आया है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन एक्ट 2021। ठीक है, सिंध का। तो इन दो जब लॉज को अंदर हम देखते हैं, उसके अंदर ये पावर अब नादरा की तरफ ट्रांसफर की गई, दैट वी डोंट नीड टू गो इनटू द कोर्ट फॉर सक्सेशन मैटर इन ऑर्डर टू गेट सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम सिंपली नादरा के थ्रू अपने इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इसके साथ ये लगाई गई है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अब कंट्रोवर्सी को जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है वो ये पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि लीगल एयर्स के तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना हो, देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन पार्ट ऑफ द लीगल एयर्स उस प्रॉपर्टी के लिए, ना लीगल एयर्स में हो ना उनकी प्रॉपर्टी में हो। ठीक है, ना ऑब्जेक्शंस बाय क्लेमेंट ऑफ लीगल एयरशिप। ठीक है, तीसरा है एनी डिस्प्यूट विच में अराइज इन एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ लीगल एयर्स विच इज नॉट रिजॉल्वेबल बाय द अथॉरिटी, बाय एनी अथॉरिटी। ठीक है, बाय सच अथॉरिटी लाइक नादरा अथॉरिटी के जरिए से वो रिजॉल्व ना हो सकता हो। ठीक है, इधर जो डिस्कस हो रहा है वो नादरा की अथॉरिटी की बात हो रही है। इसके अलावा है कि कोई ऐसी एनी सिचुएशन, एनी इवेंट, एनी मैटर रिक्वायरिंग द एडजुडिकेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, तो ये भी कंट्रोवर्सी में शामिल होगा। उसके अलावा जो फिफ्थ हमारे पास कंट्रोवर्सी होती है वो ये है कि वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द लीगल एयर इज माइनर। तो ये 5 ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारा मैटर नादरा नहीं, फिर हम कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसी अगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो ये एक बहुत स्पीडी प्रोसीजर है। सिंपली इसके अंदर ये होता है कि जो लीगल एयर्स होते हैं जितने भी डिसीज के, वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स के साथ, अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ नादरा विजिट करते हैं। वहाँ उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, और इन केस अगर वो किसी एक लीगल एयर को ऑथराइज कर देते हैं इस पर्पस के लिए, तो एक ऑथराइजेशन फॉर्म होता है। आफ्टर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनको वो फिल आउट करना होता है, और फिर नादरा सारी डिटेल्स चेक करती है, उसके पास फैमिली ट्री रिकॉर्ड होता है, और फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू कर देती है। सबसे पहले वो नोटिस इशू करेगी, अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन अराइज नहीं होता तो विद इन अ मंथ ये प्रोसेस पूरा डील हो जाता है और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाता है। तो इसका पर्पस इस लॉ के बनाने का ये था कि हमारे जब प्रॉपर्टी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ऐसे मैटर के अंदर, तो उस मैटर को स्पीडी जो है वो रिजॉल्व होने चाहिए मैटर्स। दूसरा ये हम देखते हैं, हमने ये देखा था इलीगल ऑक्यूपेशन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ लीगल एयर या ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज की प्रॉपर्टी के ऊपर जब इलीगल ऑक्यूपेशन हो जाती है। यूजुअली हमने ये देखा है कि ये चीज़ हमारे पास लीगल एयर्स जो होते हैं वो 1, 2 या चंद लीगल एयर्स जो होते हैं वो डिसीज की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे होते हैं, बाकी डिसीज को उनके राइट से डिप्राइव कर दिया, बाकी लीगल एयर्स को उनके राइट से डिप्राइव कर दिया जाता है, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी जो वो सेल कर देते हैं। तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे पास जो लॉ मौजूद है वो है हमारे पास पार्टीशन एक्ट 1893 का। इसके सेक्शन 4 ऑफ पार्टीशन एक्ट के लिहाज से हम केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि ये वो तमाम इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं अगर उनको बेच दिया किसी ने, ठीक है, वो प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ऐसी है कि वो प्रॉपर्टी जो होती है व्हेन अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एन अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि लीगल एयर्स हो जाते हैं किसी डिसीज के, ठीक है, अनडिवाइडेड फैमिली है, वो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग कर रही है। अब किसी एक ने उसको सेल आउट कर दिया है या वो एक कब्जा करके बैठा हुआ है, दूसरे लीगल एयर्स को उसमें से शेयर चाहिए है प्रॉपर्टी में से, तो वो कैसे करेगा? वो सेक्शन 4 ऑफ पार्टीशन एक्ट के लिहाज से सूट फाइल करेगा और अपना शेयर क्लेम करेगा। इफ़ द प्रॉपर्टी इज पार्टेबल,
ठीक है। तो फिर कोर्ट ये करेगी कि प्रॉपर्टी को पार्टीशन करके जिसका जितना शेयर बनता है वो उसको ग्रांट करेगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पार्टेबल नहीं है तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है उसको सेल करेगी, फिर जिसका जितना शेयर मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ देयर शेयर जो होगा वो उनको ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है। लेकिन इसके अंदर ये है, पंजाब के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, वह पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012। ये पंजाब के अंदर स्पेशल लॉ आया है और इसके अंदर अब 1893 वाला पार्टीशन एक्ट जो है हमारा वो रिपील हो गया पंजाब में, और ये 2012 वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट का पार्टीशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। इसी तरह अगर हमने ये देखा कि अदर देन एग्रीकल्चर लैंड की बात हुई, यहाँ पर अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर से वो अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग कर रही है, डिसीज की प्रॉपर्टी थी, लीगल एयर्स उसको उसमें से शेयर नहीं दे रहे, तो वो कहाँ जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसके अंदर ये होता है कि आप सेक्शन 135 के लिहाज से एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन देते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की यानी कि एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन के लिए आप एक एप्लीकेशन देंगे अंडर सेक्शन 135 ऑफ रेवेन्यू एक्ट वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। उसके बाद हमने ये देखा जो एक इशू आ रहा था कि ऑर्फन ग्रैंड चाइल्ड या चिल्ड्रन, उनको उनका राइट मिलेगा सक्सेशन के टाइम पर, या उनको प्रॉपर्टी में से शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास इन ऑर्डर टू मीट द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस बाय द ऑर्फन ग्रैंड चिल्ड्रन, तो इसके अंदर एक डॉक्ट्रीन वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तानी लीगल सिस्टम इन 1961 अंडर सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये एक डॉक्ट्रीन जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई वो थी हमारे पास पर स्ट्राइप डॉक्ट्रीन। पर स्ट्राइप डॉक्ट्रीन ये होता है कि इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ प्रोपोजिटस। प्रोपोजिटस मतलब ये होता है कि वो बंदा जो डेथ हुई जिसकी यानी डिसीज उसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो प्रोपोजिटस वो बंदा कहलाता है। अच्छा, यहाँ जिस डेथ की बात हो रही है वो है प्री डिसीज डेथ, मतलब डिसीज के डेथ से पहले अगर उसके सन या डॉटर की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इन सच एन इवेंट जो ग्रैंड चिल्ड्रन है प्रोपोजिटस के विल रिसीव द शेयर equivalent to the share which such son or daughter would have received if alive। तो मतलब वो बेटा या बेटी जो कि प्रीडिसीज थे वो अगर इस वक्त अलाइव होते वो अपना जितना शेयर लेते वो शेयर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलेगा। ये एक परस्क्राइब डॉक्ट्रीन सोशो इकोनॉमिक नीड्स जो थी उनको मीट करने के लिए बनाया गया, मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद है हमारे पास कि एक और इशू जो अराइज होता है वो है डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर जिसका पर्पस ये होता है कि विमेन को उनके इनहेरिटेंस राइट्स से डिप्राइव किया जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो डेवलपमेंट हुई दैट इज़ टू प्रोवाइड सेफगार्ड टू द विमेंस राइट टू लीगल प्रॉपर्टी। हमारे पास एक KPK में डेवलपमेंट हुई है, दूसरा पंजाब के अंदर KPK का द इन्फोर्समेंट ऑफ विमेंस प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2019 और पंजाब का हमारे पास द पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ विमेंस प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस है। इसके अंदर ये एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक प्रोसीजर हम समझ सकते हैं। इसके अंदर हमारी कंप्लेंट जाती है ऑम्बड्समैन के पास। यहाँ पर जो ऑम्बड्समैन अपॉइंट होता है इसकी वही सेम अथॉरिटीज़ वही सेम पावर्स होती है जो हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस के ऑम्बड्सपर्सन के पास होती हैं। तो ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर विमेन को उनके राइट्स से महरूम किया जा रहा हो तो सिंपल एक कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं ऑम्बड्समैन के पास। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी का राइट है, हमारी ये डिसीज है, ये हमारे इनहेरिटेंस का राइट है, या जो भी प्रॉपर्टी राइट है उसे हमें डिप्राइव किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है यूजुअली कि इसके अंदर जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं वो दो तरह के हैं। पहला ये है कि अगर अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई केस पेंडिंग में ना हो तो उस कंडीशन के अंदर इन सच केसेस हम जो है ऑम्बड्समैन के
कंप्लेन कर सकते हैं। और फिर ऑम्बड्समैन एक डिटेल प्रोसीजर फॉलो करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, और जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ होती हैं इन्वॉल्व करना होता है, उनको नोटिस देना होता है, वो सब करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ऑम्बड्समैन में यूजुअली हमने ये देखा है कि ये होता है कि अगर आपकी कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो आप ऑम्बड्सपर्सन को रीच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल क्लॉज है कि अगर कोई ऐसा इवेंट भी आ जाए, ऐसा केस भी आ जाए जिसके अंदर आपकी ऑलरेडी एक पेंडिंग में है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेंडिंग में है आपका ये डिस्प्यूट, तो भी आप ऑम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ऑम्बड्समैन असल में इसका पर्पस ये होता है, इस एक्ट के बनाने का पर्पस ये है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी टू द वुमेन, मतलब जिस वुमेन से वो बिलोंग करती है उसको दिया जाए। ठीक है, तो अब ये है कि जो इस किस्म के ऑम्बड्समैन को प्रोसीजर होता है ऑम्बड्सपर्सन का, उसके अंदर ये होता है ऑम्बड्सपर्सन जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस इशू कर सकता है डिफरेंट ऑफिसेस को। वो कौन कौन से ऑफिसेस हैं जिनको ऑम्बड्सपर्सन डायरेक्शन इशू कर सकता है? वो हमारे डिप्टी कमिश्नर को कर सकता है, स्टेट फंक्शनरीज को कर सकता है, प्राइवेट पर्सनस को भी कर सकता है, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भी कर सकता है। और वो क्या डायरेक्शन इशू कर सकता है? टू टेक स्टेप्स सो एज टू रिस्टोर और कन्फर द पोजीशन और टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू द वुमेन। ठीक है, जिस वुमेन से वो बिलोंग करती है उसको दिया जाए उसका टाइटल। इसी तरीके से जो एक और अथॉरिटी इसके पास दी गई है वो ये है कि वो ऑम्बड्समैन जो है वो रेफरेंस भी दे सकते हैं कोर्ट को कि इसी इन्वेस्टिगेशन की बेस पर अपनी या रिपोर्ट जो बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, उस बेसिस पर वो रेफरेंसेस भी जो है वो कोर्ट में दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, हमने अभी देखा कि हमने देखा सिविल रेमेडी भी देख ली, सिविल प्रोसीजर के थ्रू भी देख लिया, दूसरा हमने क्रिमिनल प्रोसीजर का भी देख लिया, तीसरा हमारे पास है क्रिमिनल रेमेडी के लिहाज से। क्रिमिनल रेमेडी में ये होता है डिफरेंट टैक्टिक्स, जैसे हमने बात की थी विमेन को डिप्राइव करने के लिए प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस राइट से, तो वो यूज़ की जा रही होती हैं। तो हमारे पास 2011 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट आया, क्रिमिनल लॉ थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ सेक्शंस इंक्लूड हुए विमेन राइट टू प्रॉपर्टी के हवाले से। वो है हमारे पास 498A, 498B, 498C। जो मेन दो हैं वो 498A और C है। 498A ये है जो रिलेट करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है अगर कोई लीगल हेयर जो है या कोई भी बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे वुमेन को उसके इनहेरिटेंस के राइट से महरूम किया जा रहा हो, तो सिंपल उसको एक FIR लॉन्च करवानी होगी पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 498A ऑफ PPC। ठीक है, और फिर उसको जो बंदा उनको डिप्राइव कर रहा है उनको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है। इसी तरीके से एक ये भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी फोर्स मैरिजेस कर दी जाती हैं, उसकी भी कंप्लेन हो सकती है हमारे पास 498B के लिहाज से। इसी तरीके से उनको डिप्राइव करने के लिए उनके होली कुरान के साथ शादी, ठीक है, यानी कि इस चीज़ की प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विद द होली कुरान 498C में प्रोवाइडेड है कि उनको ताकि इनहेरिटेंस का राइट ना देना पड़े। ठीक है, ये सारी हमने डेवलपमेंट पढ़ी। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने इसके अंदर देखी है जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि बलूचिस्तान में लिया गया। ठीक है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाखेल की ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जो कि अनाउंस हुई ऑन 19 जुलाई 2021 को। इसके अंदर दो मेन एरियाज़ के ऊपर फोकस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर डिस्कस किया गया कि वो कौन से टैक्टिक्स हैं जो पीपल यूजुअली यूज़ इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन और डिप्राइव वुमेन फ्रॉम द इनहेरिटेंस राइट्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। दूसरा जो डिस्कस किया गया, इन्होंने एक वे फॉरवर्ड दिया अलॉन्ग विद द डायरेक्शंस जो कि इशू की गई टू द पब्लिक ऑफिसेस इन ऑर्डर टू ओवरकम दोज चैलेंजेस विच विमेन फेस एट द टाइम ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो अब हम इस लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि शामिल किए गए थे। सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर है वो है कि टैक्टिक्स कौन से यूज़ किए जाते हैं। उसको ये बताया गया है कि किस किस टैक्टिक्स के थ्रू लोगों को डिप्राइव किया जा रहा होता है, औरतों को। पहला जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि एक्सक्लूडिंग देयर नेम,
फ्रॉम द अरे ऑफ लीगल एयर्स। लीगल एयर्स की एक लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्री, उधर से ही उनका नाम जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, एंड पोर्ट्रे इसको ऐसा करते हैं एज अ क्वेश्चन ऑफ ऑनर के क्वेश्चन की बेसिस पे कि इनकी इज्जत का सवाल है, औरत का नाम नहीं डालना, ये इस तरह के जो है वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास ये ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ गिफ्ट डीड्स बना दी जाती हैं कि प्रॉपर्टी मेरे नाम तो मुझे गिफ्ट कर दी गई थी, ये मुझे गिफ्ट हो गई है प्रॉपर्टी, इसलिए अब औरत को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ रेलिंक्विशमेंट डीड, उनको फोर्स किया जाता है, बाय फोर्स रेलिंक्विशमेंट डीड्स के ऊपर साइन करवाए जाते हैं, कोर्जन होती है या उनको कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है कि आप रेलिंक्विशमेंट डीड साइन कर दें, इस तरह से उनको डिप्राइव करा जाता है। एक चौथा पॉइंट ये है कि उनको ये कहा जाता है कि वो ऑलरेडी दे हैव टेकन देयर शेयर इन शेप ऑफ ब्राइडल गिफ्ट्स एंड मेंटेनेंस अलाउंस, कि वो मेंटेनेंस अलाउंस और इस तरह से वो अपने ऑलरेडी अपना शेयर ले चुके हैं, इसलिए अब उनका कोई राइट इस इनहेरिटेंस का कोई राइट बाकी नहीं बचा। इसी तरीके से एक बहुत अच्छा पॉइंट इसी जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से औरतों को महरूम करने के लिए किया जाता है। मैं इसका वर्ड टू वर्ड मैं इसका रीड करती हूँ कि क्या इसके अंदर कहा गया है। पॉइंट नंबर 7 पैरा नंबर 7 में ये कहा गया है कि जो औरतें हैं उनको किस तरीके से डिप्राइव किया जाता है, उसमें मेंशन किया हुआ है इस पैरा के अंदर। इट इज़ अनदर स्टिग्मा दैट पेरेंट्स एक्सक्लूड विमेन फ्रॉम इनहेरिटेंस बाय ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू सन्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम टू अवॉइड द फ्यूचर टेंशन एंड फ्यूचर डिमांड बाय देयर डॉटर्स। वो अपनी लाइफ टाइम में ही क्या कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को थ्रू गिफ्ट डीड अपने सन्स में दे देते हैं ताकि औरतें इन फ्यूचर अपना राइट क्लेम ना करें। ठीक है, तो ये एक तरीका ये भी बताया गया। ये भी बहुत सारे केसेस, तो ऐसी भी डीड को हम चैलेंज कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ों को हम चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसे किसी भी डीड को जिसका पर्पस किसी वुमेन को उनके राइट से महरूम करना हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से एक वे फॉरवर्ड दिया गया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से कि एक डायरेक्शंस इशू की गई हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स को, मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उसको। ठीक है, इसके अंदर जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जिनको डायरेक्शन इशू की गई हैं वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है फर्स्ट पे, सेकंड हमारे पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं, थर्ड हमारे पास नादरा को डायरेक्शन इशू की गई है, फोर्थ सिविल कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं और फिफ्थ रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डायरेक्शन इशू की गई हैं वो हम देखते हैं अगर डायरेक्शन नंबर 2, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा म्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर फीमेल लीगल एयर शामिल ना हो, तो ऐसे किसी भी प्रोसेस के अंदर ऐसी कोई भी म्यूटेशन नहीं की जाएगी। और अगर ऐसी कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उसको नल एंड वॉइड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट आती है लीगल एयर्स की, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, उसके अंदर कोई लीगल एयर फीमेल नहीं है। ठीक है, अब ये है कि फीमेल लीगल एयर्स का जब इसके अंदर नाम शामिल नहीं है तो वो ये कर सकते हैं इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन इशू की गई अंडर 4 डायरेक्शन नंबर 4 के कोई भी सेटलमेंट का कोई भी प्रोसेस अगर होता है वो भी नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ कोई म्यूटेशन नहीं होगी, दूसरी कोई ऐसा सेटलमेंट का प्रोसेस भी नहीं किया जाएगा जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये अश्योर ना कर ले कि यहाँ पर फीमेल लीगल एयर्स अगर हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, कि उनका नाम इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। अदरवाइज ऐसी ना सेटलमेंट होगी ना ऐसा म्यूटेशन प्रोसेस या ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्शन नंबर 5। डायरेक्शन नंबर 5 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो डायरेक्शन दी गई हैं वो ये कहा गया है कि कोई भी सेटलमेंट ऑपरेशन करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग एनी सेटलमेंट ऑपरेशन, वो लीफलेट्स
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या हैंडबिल जिसे हम कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर करेंगे जहाँ पर लड़कियाँ या फीमेल्स मौजूद होंगी, जैसे गर्ल्स स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, या डोर टू डोर बाय डेप्यूटिंग लेडी कॉन्स्टेबल्स के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि उन जो फीमेल्स हैं उनकी नॉलेज में आए कि ऐसा कोई सेटलमेंट होने जा रहा है। इसी तरीके से डायरेक्शन नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें ये कहा गया है रेवेन्यू ही डिपार्टमेंट को कि वो एक कंप्लेंट सेल बनाएंगे अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जिसका मकसद ये होगा कि वो कोई भी अननेसेसरी डिले इनहेरिटेंस के प्रोसेस में अगर किसी भी लीगल एयर को फेस करना पड़ रहा है तो वो वहाँ पर अपनी कंप्लेन लॉन्च करेगा, या किसी भी किस्म की कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन ली गई है इस प्रोसेस को रोकने के लिए, किसी लीगल एयर को महरूम करने के लिए या डिले करने के लिए ऐसे प्रोसेस को, तो उसकी रिपोर्ट फौरन एक कंप्लेंट सेल जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है उधर करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है डायरेक्शन नंबर 11। डायरेक्शन नंबर 11 में ये कहा गया है कि ये ड्यूटी होगी कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल्स की कि वो क्रिमिनल केस लॉन्च करेंगे। किसके खिलाफ? ऐसा कोई भी अगर केस उनको दिखता है जिसमें विक्टिमाइज हो रही है फीमेल, उनको उनका इनहेरिटेंस राइट नहीं दिया जा रहा, तो ये ड्यूटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होगी, उसके ऑफिशियल्स की होगी कि वो फौरी तौर पर क्रिमिनल कंप्लेन लॉन्च करेंगे, बजाय उनको डायरेक्शन ये इशू करने के विक्टिम्स को कि आप जाके कंप्लेन फाइल करें, वो खुद जाके उनकी कंप्लेन को लॉन्च करवाएंगे। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास है जो डायरेक्शन इशू की गई है वो है हमारे पास डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन नंबर 6 में ये कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो है कोई भी ऐसी अगर अरेंजमेंट होती है, कोई भी ऐसी सेटलमेंट हो जाती है, तो फिर वो अनाउंस करेंगे उसको उर्दू लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज में उस एरिया के अंदर, थ्रू लाउड स्पीकर, मस्जिद में, मदरसों में लाउड स्पीकर के थ्रू, बीटिंग ऑफ ड्रम, मतलब पब्लिकेशन करवाएंगे एक तरह से उसकी कि ये सेटलमेंट होने जा रही है या ये म्यूटेशन हुई है, ये इस तरीके से हुआ है, जो भी होगा उसको अनाउंसमेंट होगी। ये डिप्टी कमिश्नर का को डायरेक्शन इशू हुई है। उसके बाद है हमारे पास नादरा को जो डायरेक्शन इशू हुई है वो दो पॉइंट्स के अंदर हुई है। एक डायरेक्शन नंबर 7 और दूसरा है डायरेक्शन नंबर 8। डायरेक्शन नंबर 7 के अंदर नादरा को ये कहा गया है कि वो एक ऑन कॉल स्पेशल डेस्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बनाएगी, ठीक है, जिसका काम ये होगा कि वो पूरा फैमिली ट्री जो है वो फौरी इमीडिएटली जो है वो प्रोवाइड करेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जैसे ही कोई ऐसा म्यूटेशन वगैरह का कोई मैटर ऐसा आता है उस वक्त। ठीक है, दूसरा हमारे पास नादरा को जो डायरेक्शन इशू की गई है कि कभी भी अगर फीमेल लीगल हेयर्स जो है उनकी शादी हो जाती है आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो उनको जो है फौरी तौर पर फैमिली ट्री में शामिल किया जाएगा। नादरा ये चीज़ फौरी तौर पर इंश्योर करे कि वो ऐसे नामों को जो शादी हो जाती है उनको रजिस्टर्ड करेगी कि वो अब शादीशुदा हैं। ठीक है, मतलब उस फैमिली ट्री के अंदर उस शख्स की शामिल करेगी, और वो किस प्रोसेस के थ्रू करेगी? थ्रू रजिस्ट्रेशन ट्रैक सिस्टम। इस प्रोसेस के थ्रू वो एक्ट करेगी उन लोगों को फैमिली ट्री के अंदर जो जैसे ही कोई भी फीमेल शादी होती है तब। उसके अलावा हमारे पास जो डायरेक्शन इशू की गई हैं वो सिविल कोर्ट्स को की गई हैं और रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट्स को की गई हैं। सिविल कोर्ट को ये डायरेक्शन इशू की गई है हमारे पास, जो कि हमारे पास मौजूद है डायरेक्शन नंबर 12 और 14। डायरेक्शन नंबर 12 में ये कहा गया है सिविल कोर्ट्स को और मेंबर इंस्पेक्शन टीम ऑफ द कोर्ट को कि कोई भी ऐसा मैटर इनहेरिटेंस का अगर आता है, अगर वो अभी पेंडिंग में है कोर्ट में इस वक्त, तो विद इन 3 to 6 मंथ रिजॉल्व किया जाए। दूसरा, अगर वो नया कोई मैटर इंस्टीट्यूट होता है तो उसको 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिजॉल्व किया जाए, और ऐसे तमाम केसेस को एक टाइटल दिया जाएगा उनकी फाइल को इनहेरिटेंस की। ठीक है, ताकि उनको स्पीडी बेसिस पर उनके मैटर्स को रिजॉल्व किया जाए। दूसरा ये है कि अगर कोई अपील है, रिवीजन है, ऐसा कोई केस है, तो विद इन अ मंथ 1 to 2 मंथ्स इसको दिए जाएंगे कि वो अपने इस मैटर को रिजॉल्व करें। ठीक है, मतलब ऐसे इनहेरिटेंस को मैटर को 1 to 2 मंथ्स के अंदर रिजॉल्व करें, न्यूली इंस्टीट्यूटेड केस को 3 मंथ्स में रिजॉल्व करें, ऑलरेडी पेंडिंग जो है उनको 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिजॉल्व किया जाना चाहिए है। इसी तरीके से
14 पॉइंट के लिहाज से ये डायरेक्शन इशू की गई है, मतलब डायरेक्शन नंबर 14 जो इशू की गई है हमारे पास, वो ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी कंप्लेन अगर कोर्ट के पास आती है, ठीक है, जैसे हमने देखा कि रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट को जो डायरेक्शन इशू की गई है डायरेक्शन नंबर 13, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट के पास कोई कंप्लेन लेकर आता है, ऐसा कोई लीगल एयर लेकर आती है, ऐसा कोई लीगल एयर, तो कोर्ट के पास वो फ़ौरन उसको लेकर जाएगी, मतलब यही कोर्ट के पास, और कोर्ट जो डायरेक्शन इशू करेगी कि भाई अप्रोप्रिएट एक्शन क्या क्या होना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट के पास, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इस मैटर को भेजा जाए, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन कोर्ट की जो इशू हुई होगी उसके मुताबिक उसको सेटल करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी कंप्लेन आती है नादरा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास या रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट के पास, तो ऐसी तमाम कंप्लेंट्स या एप्लीकेशंस को जब हम आती हैं तो उनको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के तौर पर डील किया जाएगा। और वो कौन कौन से लॉज के लिहाज से किया जाएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिहाज से किया जाएगा, या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2003 के लिहाज से, या फिर क्रिमिनल कंप्लेन अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के लिहाज से उसको डील करेगी। तो ये डायरेक्शन जो हमारे पास बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिहाज से दी गई थी, उसके अलावा ये भी कहा गया कि ऐसी ये तमाम जितनी भी डायरेक्शंस इशू की गई हैं इसको वाइडली सर्कुलेट किया जाए, मीडिया पर इसको जो है बताया जाए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। हमने देखा हमारे पास बहुत सारी सक्सेशन से रिलेटेड, उसके मैटर से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट लीगल डेवलपमेंट हुई। लेकिन अब नीड ऑफ आवर ये है कि हम ये करें कि जो स्पेशली हमने देखा कि प्रोसीजर को इजी वे में लेके चलने, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को ख़त्म करके नादरा का जो था हमारे पास सिंध और इस्लामाबाद का एक्ट, पंजाब के अंदर विमेन को डिप्राइव ना किया जाए प्रॉपर्टी से वो एक्ट जिसके अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के थ्रू मतलब ऑम्बस पर्सन को इन्वॉल्व किया गया। तीसरा हमारे पास जो है ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई, इन तीनों को जब हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी नई इनिशिएटिव्स हमारे पास दूसरे प्रोविंसेस को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। स्पेशली ये जो बलूचिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट में जिसमें हमने ये देखा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा हर्डल जो हमें इसके अंदर फेस करना पड़ रहा होता है वो नॉन कॉपरेशन, ये नॉन कॉपरेटिव स्टाफ ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होता है। तो इस चीज़ को किस तरीके से ख़त्म किया जाए ये हमारे पास बलूचिस्तान की जो जजमेंट है जस्टिस मुलाखेल की उसके अंदर मौजूद है। तो ये था हमारा सक्सेशन मैटर जिसमें हमने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।